हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू इनसाइड लाइन स्टोरी। आज हम एक ऐसी किताब और उसके लेखक पर बात करने वाले हैं जिनकी बातें आप सोचिए लगभग 2500 साल बाद भी उतनी ही रेलेवेंट है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो जंग का मैदान हो या आजकल का बिजनेस हो या जिंदगी की कोई भी चैलेंज हो। सही। हम बात कर रहे हैं सन त्जू की और उनकी कालजयी रचना द आर्ट ऑफ वॉर। जी। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस किताब और उसके पीछे के इंसान की कहानी बताते हैं। तो चलिए इस ज्ञान के खजाने से कुछ मोती निकालते हैं। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये सन त्जू आखिर थे कौन? क्या वो सच में थे या बस एक कहानी है? देखिए, ये सवाल तो उठता है। हाँ, और उनकी ये किताब आर्ट ऑफ वॉर इतनी खास क्यों मानी जाती है? क्या है इसमें? देखिए, जो सबसे मान्य इतिहासकार हैं सिमा कियान, हाँ। उनके मुताबिक सन त्जू वू नाम के एक व्यक्ति थे। अच्छा, सन त्जू वू। जी। वो छी राज्य के रहने वाले थे और वू राज्य के राजा होलू के समय में मतलब करीब 514 से 496 ईसा पूर्व एक बहुत माने हुए जनरल थे। ओह, तो एक रियल हिस्टोरिकल फिगर थे वो। हाँ हाँ। कोई किस्सा है उनकी काबिलियत का जिससे पता चले? हाँ हाँ, एक बहुत मशहूर किस्सा है उनकी काबिलियत का और उनके डिसिप्लिन का भी। बताइए ना। तो हुआ ये कि राजा होलू ने सन त्जू की किताब पढ़ी, उसके 13 चैप्टर्स, हाँ। और वो काफी प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि वो इन मिलिट्री थ्योरीज को टेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल टेस्ट। हाँ, प्रैक्टिकल टेस्ट। और पूछा कि क्या ये टेस्ट महिलाओं पर किया जा सकता है। महिलाओं पर? क्यों? शायद राजा देखना चाहते थे कि क्या सन त्जू किसी को भी डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। खैर, सन त्जू ने कहा हाँ, हो सकता है। ओके। तो महल से 180 महिलाओं को लाया गया, उन्हें 2 कंपनीज में बांटा गया और लीडर किन्हें बनाया? राजा की 2 सबसे पसंदीदा रखेलों को। अरे जी, और सबको हथियार भी दे दिए। अच्छा, फिर सन त्जू ने उन्हें बेसिक ड्रिल कमांड समझाया, आगे पीछे दाएं बाएं, सिंपल कमांड्स। लेकिन जैसे ही ड्रिल शुरू हुई तो महिलाएं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाई, खिलखिलाने लगी। हाँ हाँ, स्वाभाविक है शायद। तो सन त्जू ने कहा, अगर आदेश साफ नहीं है, इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है, तो ये जनरल की गलती है। जिम्मेदारी ली उन्होंने। बिल्कुल। उन्होंने फिर से समझाया, दोबारा ड्रिल शुरू की और नतीजा? फिर हंसी। महिलाएं फिर से हंस पड़ी। इस बार सन त्जू ने कहा, अगर आदेश साफ हैं लेकिन सैनिक मानते नहीं, तो ये उनके ऑफिसर्स की गलती है। ऑफिसर्स की उन 2 रखेलों की? हाँ, और उन्होंने उन दोनों महिला लीडर्स का सिर कलम करने का हुक्म दे दिया। क्या? राजा की पसंदीदा रखेलों का? ये तो हाँ, राजा महल से ये सब देख रहे थे। वो एकदम घबरा गए, चौंक गए। जाहिर है। उन्होंने तुरंत संदेश भेजा कि भाई, मैं मान गया तुम्हारी काबिलियत, मेरी रखेलों को बख्श दो, वरना मुझे खाने पीने में भी स्वाद नहीं आएगा। हाँ हाँ, राजा का अपना स्वार्थ। लेकिन सन त्जू ने क्या जवाब दिया, वो सुनिए। उन्होंने कहा, मुझे सेनापति नियुक्त किया गया है और इस रोल में महाराज के कुछ आदेश मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ, खासकर जब वो सेना के डिसिप्लिन से जुड़े हों। वाह, क्या दृढ़ता है। अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहे। बिल्कुल। उन्होंने उन दोनों लीडर्स को मरवा दिया और उनकी जगह अगली 2 महिलाओं को लीडर बनाया। और फिर ड्रिल हुई। और इस बार सब महिलाएं एकदम प्रिसिजन, एकदम डिसिप्लिन के साथ, बिना कोई आवाज किए सारे आदेश मान रही थी। कमाल है। डर बैठ गया। डर गई है या डिसिप्लिन का महत्व समझ आ गया। तब सन त्जू ने राजा को संदेश भेजा कि सैनिक अब तैयार है, किसी भी मुश्किल काम के लिए, चाहे आग हो या पानी, ये पीछे नहीं हटेंगी। राजा ने क्या कहा? खुश हुए होंगे? नहीं, राजा ने कहा, जनरल को शिविर में आराम करने दें, हमें नीचे आकर सेना का निरीक्षण करने की कोई इच्छा नहीं है। अरे, ऐसा क्यों? शायद वो डर गए थे सन त्जू की सख्ती से, या शायद। खैर, इस पर सन त्जू ने कहा, राजा को सिर्फ बातें पसंद हैं, वो उन्हें अमल में नहीं ला सकते। ये तो बड़ी तीखी टिप्पणी है। हाँ, लेकिन इसके बाद राजा हुल्लू ने सन त्जू को अपना जनरल नियुक्त किया और उनकी मदद से कई बड़ी जीतें हासिल की। पश्चिम में छू राज्य को हराया, उत्तर में ची और चिन राज्यों पर दबदबा बनाया। तो ये किस्सा उनके अनुशासन और लीडरशिप को दिखाता है। लेकिन आपने कहा था कि कुछ संदेह भी हैं उनके अस्तित्व पर। हाँ, कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं जैसे ये शुई हसन, वो सवाल उठाते हैं। क्यों? क्या आधार है उनका? उनका तर्क यह है कि उस दौर का जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जाता है, सो चुआन, उसमें सन त्जू नाम के किसी जनरल का जिक्र ही नहीं है। ओह,
ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और किताब में वू और युए राज्यों के बीच की लड़ाई का जिक्र है, जिससे कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये शायद 506 ईसा पूर्व के बाद लिखी गई होगी। लेकिन देखिए, एक बात तो पक्की है, ये किताब किसी ऐसे इंसान ने लिखी है जिसे युद्ध और स्ट्रैटेजी का बहुत गहरा प्रैक्टिकल अनुभव था। हाँ, ये तो किताब पढ़कर लगता है किताबी बातें नहीं है। बिल्कुल, ये किसी अनुभवी योद्धा के पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से निकली बातें लगती हैं, और इसीलिए ये आज भी इतनी रेलेवेंट और प्रैक्टिकल हैं, चाहे संजू नाम का व्यक्ति हूबहू वैसा था या नहीं। सही बात है। तो ये तो हुई संजू की कहानी और किताब की पृष्ठभूमि। अब आते हैं उनकी फिलॉसफी पर। जी। किसी भी मुकाबले में, चाहे वो असली युद्ध हो, बिजनेस कंपटीशन हो या कोई और चुनौती, जीतने के लिए संजू के हिसाब से सबसे जरूरी, सबसे बुनियादी बातें क्या हैं? फाउंडेशंस क्या हैं जीत के? बहुत अच्छा सवाल है। संजू ने ऐसी 5 फंडामेंटल चीजों पर जोर दिया है जो किसी भी मुकाबले का नतीजा तय करती हैं। इन्हें समझे बिना वो कहते हैं कोई स्ट्रैटेजी बनी नहीं सकती। अच्छा, 5 चीजें, वो कौन सी हैं? पहला है दाओ। इसे अनुवाद में मॉरल लॉ कहा गया है। मॉरल लॉ, इसका क्या मतलब है? नैतिकता। नैतिकता से ज्यादा इसका मतलब है लीडर और उसकी टीम या उसके लोगों के बीच का गहरा तालमेल, एक हार्मनी, एक ऐसा अटूट विश्वास कि लोग अपने लीडर के लिए किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार हों, अपनी जान की भी परवाह ना करें। ओह, मतलब कंप्लीट अकॉर्ड विद द रूलर। हाँ, आपसी समझ और शेयर्ड पर्पस। बिल्कुल। दूसरा है तियान, यानी हेवन या समय और मौसम। समय और मौसम, जैसे बारिश, धूप। हाँ, वो भी। दिन रात, सर्दी गर्मी। लेकिन उससे भी बढ़कर सही समय, सही अपॉर्चुनिटी, मतलब टाइमिंग का महत्व। कब एक्शन लेना है, कब रुकना है, ये समझ बहुत जरूरी है। टाइमिंग इज क्रूशल। ठीक है, तीसरा दी यानी अर्थ या भूभाग, परिस्थिति। टेरेन, जमीन कैसी है। हाँ, डिस्टेंसेस, डेंजर, सिक्योरिटी, खुला मैदान है या तंग रास्ता है, ये सब तो है ही। लेकिन इसका मतलब सिर्फ फिजिकल ग्राउंड नहीं, बल्कि आपके ऑपरेशन का पूरा माहौल। चैलेंजेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, आपका पूरा प्लेइंग फील्ड समझना। अच्छा, मतलब सिचुएशन अवेयरनेस। हाँ। चौथा क्या है? चौथा है जियांग, यानी कमांडर या लीडर खुद। लीडर के गुण। हाँ। लीडर में क्या गुण होने चाहिए? बुद्धिमत्ता, विजडम, ईमानदारी, सिंसियरिटी, सहानुभूति या दयालुता, बेनेवोलेंस, हिम्मत, करेज, और जरूरत पड़ने पर सख्ती, स्ट्रिक्टनेस, एक बैलेंस लीडरशिप। विजडम, सिंसियरिटी, बेनेवोलेंस, करेज, स्ट्रिक्टनेस, ये 5 गुण। और आखिरी 5वां है फा, यानी मेथड और डिसिप्लिन। मेथड और डिसिप्लिन। हाँ। मतलब सेना का ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, किसकी क्या जिम्मेदारी है, रैंक्स, रिसोर्सेज का सही मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई लाइंस, खर्चों पर कंट्रोल, मतलब पूरे सिस्टम को इफिशिएंटली चलाना। तो ये 5 हो गए, मॉरल लॉ, हेवन, अर्थ, कमांडर और मेथड, डिसिप्लिन। जी हाँ, दाओ, थियान, दी, जियांग, फा। तो क्या ये बस जानने काफी है? जानना पहला कदम है। संजू कहते हैं कि जो जनरल या लीडर इन 5 बातों को गहराई से समझता है और अमल में लाता है, वो जीतेगा। जो इन्हें नजरअंदाज करता है, वो हारेगा। He who knows them will be victorious. He who knows them not will fail. बिल्कुल। और इसी आधार पर वो कहते हैं कि लड़ाई से पहले ही 7 सवाल पूछकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन जीतेगा। 7 सवाल? जैसे किस तरफ का लीडर अपनी टीम के साथ ज्यादा हार्मोनी में है, किसका लीडर ज्यादा काबिल है, किसे हालात का, मतलब समय और जगह का ज्यादा फायदा मिल रहा है, किस तरफ डिसिप्लिन ज्यादा सख्त और इफेक्टिव है, किसकी सेना या टीम ज्यादा स्ट्रांग है, मॉरली भी और फिजिकली भी, किसके लोग ज्यादा ट्रेंड और केपेबल हैं, और कहां परफॉर्मेंस के लिए इनाम और गलतियों के लिए सजा ज्यादा कंसिस्टेंट और फेयर है। वाह, ये तो पूरा प्री मैच एनालिसिस हो गया। हाँ, कह सकते हैं। ये असेसमेंट किसी भी मुकाबले से पहले बहुत जरूरी है, ताकि आप अपनी चांसेस समझ सकें। ये 5 बातें तो तैयारी और असेसमेंट के लिए हो गई, बहुत गहरी इंसाइट्स है। लेकिन जब मुकाबला शुरू होता है, मैंने सुना है संजू कहते हैं कि सिर्फ लड़ना और जीतना ही असल जीत नहीं है। हाँ, ये उनकी फिलॉसफी का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो फिर उनके हिसाब से सबसे बड़ी जीत, वो जिसे सुप्रीम एक्सेलेंस कहते हैं, वो क्या है? लड़ाई का असली मकसद क्या होना चाहिए?
देखिए, सन त्जू के लिए लड़ाई का असली मकसद दुश्मन को फिजिकली कुचलना या खत्म करना नहीं है। नहीं, तो फिर क्या है? असली मकसद है दुश्मन के इरादे को तोड़ना, उसकी लड़ने की इच्छा को ही खत्म कर देना, और वो भी अगर हो सके तो बिना लड़े। बिना लड़े? हाँ, उनकी सबसे प्रसिद्ध लाइंस में से एक है, सुप्रीम एक्सेलेंस कंसिस्ट्स इन ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। बिना लड़े दुश्मन का हौसला तोड़ देना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, उसे मानसिक रूप से हरा देना। पर ये कैसे मुमकिन है, खासकर युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में? बिना लड़े कैसे जीतेंगे? उस स्ट्रैटेजीज की एक हायरार्की बताते हैं, मतलब प्रायोरिटियां। अच्छा, क्या है वो? सबसे अच्छा हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी है दुश्मन की योजनाओं को ही विफल कर दो। टू बॉल्क द एनिमीज प्लान्स, उसे वो करने ही मत दो जो वो करना चाहता है। उसकी स्ट्रैटेजी बनने से पहले ही तोड़ दो। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन प्लान्स, ठीक है। दूसरा सबसे अच्छा है, दुश्मन की अलायंसेस को तोड़ दो या उसकी फोर्सेस को आपस में मिलने से रोक दो। प्रिवेंट द जंक्शन ऑफ द एनिमीज फोर्सेस, उसे आइसोलेट कर दो, अकेला कर दो। अच्छा, और तीसरा, अगर पहले दो तरीके काम ना करें, तब मैदान में उसकी सेना पर हमला करो। अटैक द एनिमीज आर्मी इन द फील्ड। और सबसे खराब तरीका कौन सा है? सबसे खराब तरीका है किलेबंद शहरों को घेरना, बिसीज वॉल्ड सिटीज। शहरों को घेरना सबसे खराब क्यों? इतिहास में तो ये बहुत आम था। संजू इसे सबसे खराब इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें वक्त बहुत लगता है, महीनों लग सकते हैं तैयारी में और घेराबंदी में। हाँ, ये तो है। इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज बर्बाद होते हैं, हथियार, गाड़ियां, सैनिकों का मोराल गिरता है। और वो कहते हैं कि 1/3 सैनिक तो सिर्फ इस कोशिश में ही मारे जा सकते हैं, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि शहर मिलेगा या नहीं। बात तो सही है, बहुत कॉस्टली अफेयर है। इसीलिए उनका जोर इस बात पे है कि लक्ष्य हमेशा दुश्मन को, उसकी सेना को, उसके देश या ऑर्गेनाइजेशन को जहां तक हो सके साबुत हासिल करना होना चाहिए, होल एंड इंटैक्ट, ना कि उसे तबाह करना। अच्छा, मतलब डिस्ट्रक्शन से बचना है। हाँ, अनावश्यक विनाश के वो सख्त खिलाफ थे। लड़ाई जरूरत पड़ने पर ही हो और कम से कम नुकसान के साथ जीती जाए। ऐसी ही गहरी और इंस्पायरिंग बातें समझने के लिए इनसाइड लाइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आपको और भी ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज मिल सकें। ये बात तो वाकई सोचने वाली है। जीत ऐसी हो जिसमें कम से कम नुकसान हो, दोनों तरफ का। लेकिन मान लीजिए लड़ना जरूरी हो ही गया, करना चाहता नेसेसरी, तो सन त्जू धोखे, मतलब डिसेप्शन और पैंथरेबाजी, मैनूवरिंग पर बहुत जोर देते हैं। उनका एक और फेमस कोट है, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। जी हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये थोड़ा अनैतिक नहीं लगता, धोखा देना? देखिए, इसे अनैतिकता के चश्मे से देखना शायद सही नहीं होगा। ये स्ट्रैटेजी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, कैसे? ऑल वॉरफेयर बेस्ड ऑन डिसेप्शन का मतलब है कि युद्ध हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, जीत के लिए ये जरूरी है कि आप अपने असली इरादे, अपनी असली ताकत छुपाएं और दुश्मन को भ्रम में रखें। मतलब उसे कंफ्यूज करना, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। हाँ, बिल्कुल। मकसद है दुश्मन को गलत आकलन करने पर मजबूर करना, ताकि वो गलत फैसले ले, मिसकैलकुलेशन करवाना। अच्छा, तो इसके तरीके क्या बताते हैं वो? कैसे किया जाए ये डिसेप्शन? वो कई तरीके बताते हैं। जैसे, अगर आप हमला करने में केपेबल हैं तो दिखाइए कि आप कमजोर हैं, हमला नहीं कर सकते। अच्छा, ताकत छुपाना। हाँ, जब आप अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करने वाले हों तो ऐसे दिखें जैसे आप कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल इनएक्टिव हैं। निष्क्रियता का नाटक। जब आप दुश्मन के पास हों तो उसे यकीन दिलाएं कि आप बहुत दूर हैं, और जब दूर हों तो उसे लगे कि आप बस पहुंचने वाले हैं। दूरी का भ्रम पैदा करना। दुश्मन को ललचाने के लिए कोई चारा डालें, होल्ड आउट बेट्स, उसे किसी छोटी आसान जीत का लालच देकर फंसाएं। अच्छा, जाल बिछाना। अपनी तरफ जानबूझकर थोड़ी गड़बड़ी दिखाएं, डिसऑर्डर का नाटक करें, और जब दुश्मन इसका फायदा उठाने आए तो उसे कुचल दें। फेंट डिसऑर्डर एंड क्रश हिम। वाह, ये तो बड़ी चालाकी है। अगर दुश्मन गुस्सैल है, कॉलेरिक टेम्पर का है, तो उसे उकसाएं, इरिटेट करें, ताकि वो गुस्से में गलत कदम उठाए। भावनाओं से खेलना। जानबूझकर कमजोर दिखें ताकि वो अहंकारी हो जाए, एरोगेंट हो जाए और आपको अंडर एस्टिमेट करने लगे। फोर्सेस एकजुट हैं तो उनमें फूट डालने की कोशिश करें, उन्हें बांट दें। डिवाइड एंड रूल जैसा। और सबसे जरूरी, हमेशा वहां हमला करें जहां दुश्मन तैयार नहीं है, अनप्रिपेयर्ड है, और वहां प्रकट हो जहां उसे आपके होने की बिल्कुल उम्मीद ना हो, अनएक्सपेक्टेड। ये तो शतरंज की बिसात लग रही है, हर चाल दुश्मन को चौंकाने वाली। हाँ, आप कह सकती हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है चेंग और ची का। चेंग और ची, ये क्या है? चेंग का मतलब है सीधा तरीका, डायरेक्ट मेथड।
आमने सामने की लड़ाई जो दुश्मन को दिखती है, जिसकी वो उम्मीद करता है। ओके। और ची? ची है इनडायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष, घुमावदार, चौंकाने वाला, अनएक्सपेक्टेड चाल या हमला। तो कौन सा बेहतर है? सन त्जू कहते हैं कि लड़ाई में इंगेज करने के लिए, मतलब शुरू करने के लिए, आप सीधे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंग, लेकिन जीत हासिल करने के लिए आपको अप्रत्यक्ष तरीकों, ची की जरूरत पड़ेगी ही। अच्छा, मतलब जीत के लिए ची जरूरी है। हाँ, और एक कामयाब लीडर इन दोनों का, चेंग और ची का, बहुत चतुराई से कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है। ये दोनों तरीके फिक्स्ड नहीं है? ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, जैसे एक सर्कल घूमता है, कभी सीधा, कभी घुमावदार। मतलब दुश्मन को कभी पता न चले कि अगली चाल क्या होगी। प्रिडिक्टेबिलिटी से बचना है। बिल्कुल, और इसी के साथ दो और चीजें बहुत जरूरी हैं, गति, स्पीड या रैपिडिटी, और अचानक हमला, सरप्राइज। स्पीड एंड सरप्राइज। हाँ, सन त्जू कहते हैं रैपिडिटी इज द एसेंस ऑफ वॉर। युद्ध का सार ही तेजी में है। देरी दुश्मन को संभलने का, काउंटर प्लान बनाने का मौका देती है। तेजी बहुत जरूरी है, और जब आप हमला करें तो बिजली की तरह गिरें, फॉल लाइक अ थंडरबोल्ट। इतनी तेजी और इतने अप्रत्याशित रूप से कि दुश्मन को रिएक्शन का वक्त ही ना मिले। तो डिसेप्शन, सरप्राइज और स्पीड, ये तीनों मिलकर दुश्मन को पस्त कर देते हैं। हाँ, ये उसे असंतुलित कर देते हैं, उसके सोचने समझने की शक्ति को बाधित कर देते हैं। ये सब सुनने के बाद सन त्जू का वो सबसे फेमस कोट याद आता है, शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला। कौन सा? अगर तुम दुश्मन को जानते हो और खुद को जानते हो तो तुम्हें 100 लड़ाइयों के नतीजे से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फेयर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। ये उनके दर्शन का निचोड़ है। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, और ये इतना फंडामेंटल क्यों है? देखिए, ये सिंपल लगता है पर है बहुत गहरा, और ये कोट असल में थोड़ा और लंबा है, जो इसके मतलब को और साफ करता है। अच्छा, पूरा क्या है? हमरा है, अगर तुम दुश्मन को जानते हो और खुद को जानते हो तो तुम्हें 100 लड़ाइयों के नतीजे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम खुद को जानते हो पर दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के साथ तुम्हें एक हार भी मिलेगी। अगर तुम ना खुद को जानते हो और ना दुश्मन को, तो तुम हर लड़ाई में हारोगे। ओह, मतलब तीनों सिनेरियोस बता दिए उन्होंने। सिर्फ खुद को जानना या सिर्फ दुश्मन को जानना काफी नहीं है, दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल, जानकारी, नॉलेज ही सबसे बड़ा हथियार है। 2 तरह की नॉलेज। कौन सी 2 तरह की? पहला, दुश्मन को जानना, नोइंग द एनिमी। इसका मतलब? उसकी सेना कितनी बड़ी है ये जानना। वो तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। उसकी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ्स, उसकी कमजोरियां क्या हैं, वीकनेसेस, उसके इरादे क्या हैं, इंटेंशंस, उसकी योजनाएं क्या हो सकती हैं, प्लान्स, उसकी लीडरशिप कैसी है, उसकी टीम का मोरल कैसा है, उसकी स्थिति, डिस्पोजिशन कैसी है मैदान में, ये सब जानना। कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। हाँ, इससे आप सही स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं। और इसके लिए सन त्जू किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? जासूसों पर, स्पाइज। जासूस? अच्छा। हाँ, वो पूरा एक चैप्टर जासूसी पर लिखते हैं। 5 तरह के जासूस बताते हैं। लोकल स्पाइज, स्थानीय लोग; इनवर्ड स्पाइज, दुश्मन के अंदर के लोग; कन्वर्टेड स्पाइज, दुश्मन के जासूस जिन्हें हमने अपनी तरफ कर लिया; डूम्ड स्पाइज, जिन्हें गलत जानकारी देकर दुश्मन के पास मरने के लिए भेजा जाता है; और सर्वाइविंग स्पाइज, जो जानकारी लेकर वापस आते हैं। अरे वाह, ये तो पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गया। बिल्कुल, वो कहते हैं कि ये एडवांस जानकारी, ये फोर नॉलेज जो जासूसों से मिलती है, यही जीत की असली कुंजी है। ये किसी पूजा पाठ या अटकल से नहीं मिलती, ये लोगों से ही मिलती है। सही बात है। तो ये हुआ दुश्मन को जानना, और दूसरा खुद को जानना, नोइंग योरसेल्फ। अपनी ताकत और कमजोरी। हाँ, पूरी ईमानदारी से। अपनी ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, आपके लिमिट्स क्या हैं, आपकी टीम की कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपका अपना लीडरशिप स्टाइल क्या है, आपकी सहन शक्ति कितनी है, ये सब समझना। सेल्फ अवेयरनेस। जी, इससे आप अपनी रक्षा, अपने डिफेंस की मजबूत योजना बना सकते हैं। सन त्जू कहते हैं कि एक अच्छा योद्धा पहले खुद को ऐसी पोजीशन में लाता है जहां उसे हराया ना जा सके, पुट देमसेल्व्स बियॉन्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफीट, और फिर दुश्मन को हराने के सही मौके का इंतजार करता है। मतलब पहले अपना बचाव पक्का करो, फिर हमले का सोचो। हाँ, आप तब तक जीत नहीं सकते जब तक आप खुद को हार से सुरक्षित ना कर लें। तो ये नो योरसेल्फ, नो योर एनिमी वाला सिद्धांत,
ये तो सिर्फ लड़ाई तक ही सीमित नहीं है, ये तो बिजनेस, स्पोर्ट्स, नेगोशिएशन, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ में भी उतना ही लागू होता है। बिल्कुल। आप किसी कंपटीशन या चैलेंज को देख लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझना और सामने वाले की या सिचुएशन की पूरी समझ रखना, ये हमेशा फायदेमंद होता है। सही कहा। और जब आप ये दोनों चीजें जानते हैं, खुद को भी और दुश्मन को भी, तभी आप ये सही फैसला ले सकते हैं कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना। When to fight and when not to fight। अच्छा, ये भी एक फैसला है, कब नहीं लड़ना। हाँ, ये सन त्ज़ू के अनुसार जीत के लिए 5 जरूरी बातों में से एक है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कभी-कभी पीछे हटना या इंतजार करना या कोई और रास्ता निकालना ही सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। Knowing when not to fight is as important as knowing when to fight। ये बहुत बड़ी सीख है। ईगोज अक्सर हमें लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। और खुद को जानने में एक और बहुत जरूरी बात शामिल है, वो है एक लीडर का अपनी कमियों को पहचानना। अपनी कमियों को? हाँ, सन त्ज़ू 5 ऐसी खतरनाक कमियों, 5 डेंजरस फॉल्ट्स के बारे में बताते हैं जो किसी भी जनरल या लीडर की हार का कारण बन सकती हैं। अच्छा, कौन सी है वो 5 कमियां? पहली है रेकलेसनेस, लापरवाही या बिना सोचे समझे खतरा मोल लेना। ये तबाही ला सकता है। दूसरी? दूसरी है कावर्डिस, कायरता, जो आपको या तो लड़ने ही नहीं देगी या फिर पकड़े जाने का कारण बनेगी। ठीक है। तीसरी? तीसरी है हेस्टी टेम्पर, जल्दबाजी या गुस्सा, जिसे दुश्मन आसानी से भड़का सकता है और आपसे गलत फैसले करवा सकता है। हाँ, गुस्से में अकल काम नहीं करते। चौथी थोड़ी सटल है, डेलिकेसी ऑफ ऑनर सेंसिटिव टू शेम, मतलब अपनी इज्जत या सम्मान के प्रति जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होना। अपमान के डर से आप गलत या रिस्क अवर्स हो सकते हैं। ओह, ये तो बहुत से लोगों में होती है। और पांचवी है ओवर सॉलिसिट्यूड फॉर हिज मेन, अपनी टीम या सैनिकों के लिए जरूरत से ज्यादा चिंता करना। ये तो अच्छी बात लग रही है। चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर सॉलिसिट्यूड मतलब जरूरत से ज्यादा चिंता आपको कड़े मगर जरूरी फैसले लेने से रोक सकती है। आप शायद रिस्क लेने से डरेंगे या डिसिप्लिन लागू करने से हिचकिचाएंगे। समझ गए, मतलब हर चीज का बैलेंस जरूरी है। ये 5 कमियां तो किसी भी लीडर के लिए बहुत बड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन पॉइंट है। हाँ, रेकलेसनेस, कावर्डिस, हेस्टी टेम्पर, सेंसिटिविटी टू शेम एंड ओवर सॉलिसिट्यूड। सन त्ज़ू का पूरा दर्शन ही सेल्फ अवेयरनेस, बहुत केयरफुल प्लानिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, दुश्मन के मनोविज्ञान को समझना और हाँ, डिसेप्शन के स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल पर आधारित है। ये सिर्फ युद्ध की कला नहीं, ये स्ट्रेटेजी और लीडरशिप की कला है। वाकई सन त्ज़ू की बातें हजारों साल पुरानी होकर भी आज कितनी ताज़ी और रेलेवेंट लगती हैं। रणनीति, अनुशासन, मनोविज्ञान और सबसे बढ़कर खुद को और हालात को समझने की सीख, ये बातें सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे काम, हमारे रिश्ते, मुझे लगता है हर जगह लागू होती हैं। जी हाँ। सोचने वाली बात यह है कि हम इन सिद्धांतों को अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना लड़े जीतना या कम से कम नुकसान के साथ जीतना, ये लक्ष्य कैसे हासिल करें। So we'll meet again in the next episode with another inspiring story. Until then, thank you from the Inside Lines YouTube channel. And if this video reaches 5,000 likes, I'll create the second part.